नमस्कार, स्वागत है आपका डेन न्यूज में। मैं हूं आपके समक्ष आध्या सिन्हा। करवाऊंगी रूबरू शहर के ताज़ा तरीन खबरों से। लेकिन खबरों पे नजर डालने से पहले आइए नजर डालते हैं उन तमाम खबरों पे जो बनी है आज की सुर्खियां। बालू माफियाओं पर कसा शिकंजा। खबर दिखाए जाने के बाद एक्टिव हुआ खनन विभाग। नदी के बीचों बीच रास्ता बनाकर हो रही थी मिट्टी और बालू की खुदाई। नवविवाहिता का संदेहास्पद मौत। 16 दिन पहले ही हुई थी शादी। ससुराल वालों पर लगा हत्या करने का आरोप। और तमाम मस्जिदों में अदा की गई जुम्मे की नमाज। रोजेदारों ने मांगी देश में अमन, चैन और शांति कायम रहने की दुआ। नमाज के दौरान सुरक्षा व्यवस्था का रहा पूरा इंतजाम। तो ये थी आज की सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। खनन विभाग ने बालू माफियाओं पर शिकंजा कस दिया है। बागमती नदी से अवैध खनन करते पकड़े जाने पर जिला खनन पदाधिकारी ने 2 हाईवा गाड़ी को पकड़कर जब्त कर लिया। डेन न्यूज की खबर का असर देखने को मिला है। मुजफ्फरपुर के जनार और कटौझा के बीच बागमती नदी की धारा को रोक बालू के अवैध खनन की खबर सबसे पहले डेन न्यूज ने अपने दर्शकों को दिखाई थी। उस पर संज्ञान लेते हुए जिला खनन पदाधिकारी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए माफियाओं की 2 गाड़ी को जब्त कर बेदौल ओपी के हवाले कर दिया। जिला खनन पदाधिकारी हरीश कुमार ने बताया कि बागमती की धारा में रास्ता बनाकर अवैध खनन किया जा रहा था। नदी के बीच से बनाए गए रास्ते को फिलहाल कटवा दिया गया है। बेदौल थाना अध्यक्ष को लगातार गश्त लगाते रहने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि नदी के बीचों बीच रास्ता बनाकर अवैध खनन करने वालों की पहचान की जा रही है। हम लोग औराई क्षेत्र में हम लोग छापेमारी किए थे अपने पूरे टीम के साथ। तो वहाँ अवैध खनन हो रहे 2 मिट्टी अवैध खनन हो रहा था। वहाँ से 2 हाईवा जब्त किया गया और मिट्टी खनन करने के लिए ना उनके द्वारा एक अवैध सड़क का निर्माण किया गया था नदी के ऊपर। तो उसको भी हम लोगों ने ध्वस्त करवा दिया उससे। और इन दोनों हाईवा पर जो भी जब्त हुआ है इस पर करीब 5 लाख रुपए की फाइन आरोपित की गई है। अब वहाँ पे लगातार मॉनिटरिंग आगे मॉनिटरिंग के लिए वहाँ के थाना प्रभारी को सूचित किया है कि लगातार निगरानी रखेंगे और इस तरह की घटना होने पर हमें सूचित करेंगे। फिर से हम लोग कार्रवाई करेंगे वहाँ। मुजफ्फरपुर में शादी के मात्र 16 दिन के बाद ही एक नवविवाहिता की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। उसका शव घर के बेडरूम में मिलने के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। घटना पियर थाना क्षेत्र के बरियारपुर गाँव की है। मृतका की पहचान गांव के ही पिंटू कुमार की 23 वर्षीय पत्नी रीना कुमारी के रूप में हुई है। मृतका के मायके वालों ने दहेज के लिए हत्या का आरोप लगाया है। इधर सूचना पर पहुंची पुलिस ने छानबीन करने के बाद शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल भेज दिया। मृतका के मायके वालों ने बताया कि रीना की 20 मार्च को धूमधाम से शादी कराई गई थी। शादी के कुछ ही दिन के बाद से ससुराल वालों ने दहेज के लिए रीना को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया और गुरुवार को दहेज नहीं देने पर रीना की हत्या कर दी। इधर डीएसपी पूर्वी 2 मनोज कुमार सिंह ने बताया कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। हमारे जो लड़की हुई हमारी पड़ोस के बहन हुई। तो ये लड़की के पिताजी और भाई के से हमको पता चला 6 साढ़े 6 बजे शाम को कि हमारी बेटी की हत्या कर दिया है। सो वहाँ से खबर आया है कि फंसरी लगा ली है। तो हम लोग यहाँ से आनन फानन में गए, गाड़ी से वहाँ पहुँचे तो वहाँ थाना पहले से आ गई थी। लगभग 7 बज रहा था शाम। हम लोग पहुँचे तो देखे कि खटिया पर सुलाई हुई है वहाँ के लोग और थाना अपना पोस्टमार्टम के लिए पेपर ऊपर बना रहा है। तो हम लोग पहुँचे देखे तो यहाँ गला पे कहीं और कुछ नहीं था निशान, यहाँ गला पे बहुत गंभीर चोट था और यहाँ का चमड़ा उड़ा हुआ है। हाँ, और वहाँ के अगल बगल से हम लोग पता किए तो बताया गया कि ये घर के परिवार लड़का पियक्कर था। हाँ, से अपनी बच्ची के शादी करके जीवन को
यहाँ पे हत्या करवा लिया है लोग। इस अगल बगल से सूचना मिली जी। आप क्या मतलब शादी कब किए थे लड़की की? लड़की की शादी यही 20 मार्च 2024 में शादी हुआ था। ये होली से 4 दिन पहले शादी हुआ था। कभी कोई मतलब कॉल करके बोला गया है कि वहाँ? जी, वहाँ से ये लोग के माध्यम से पता चला कि गाड़ी के लिए ये लोग सकारे हुए थे। बड़ी धूमधाम से शादी किए। यहाँ मंदिर है, सरब्दीपुर मंदिर है, रामकृष्ण करके मंदिर है, वहाँ शादी बड़ी धूमधाम से किया ये लोग। उसके बाद दहेज के लिए दहेज जो जुड़ा ये लोग दिए और गाड़ी नहीं दे पाए। कहाँ जी, शादी किए थे? ये पियर थाना क्षेत्र बरियारपुर गांव हुआ, वहीं पे। किसके घर में? लड़का के नाम हो गया पिंटू कुमार और पिता के नाम मंजय मंजय महतो। मंजय महतो के घर में। जी अच्छा, गए तो सब फरार था कि? जी, पूरे घर के लोग फरार था। खाली वो लड़का के मम्मी थी और वो पूरे शरीर में बच्ची को जैसे होता है ना निशान मिटाने के लिए उसको, तो पूरे ऊपर से नीचे तेल, कड़ू तेल चपर चपर करके पूरे बॉडी में लगैले। आपको लग रहा है क्या उसके साथ हुआ? हम देखने से तो लाश को देखने से पता चल रहा था कि बड़ी बेरहमी से पिटाई करके और उसको गला घुमा के हत्या कर गर्दन तोड़ देले है। और ये कि होता है ना कि फसरी लगाता है तो दाग आ जाता है, जीभ बाहर आता है, आँख खुलता है, ऐसा कुछ नहीं था। पियर थाना अंतर्गत बरियारपुर ग्राम में कल शाम में सूचना मिली। थाना को कोई महिला फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली है, ग्रामीणों द्वारा सूचना दी गई है। उक्त सूचना के आलोक में पुलिस ने वहाँ जाकर के छानबीन की है। लाश को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। अभी लड़की वालों की तरफ से आवेदन प्राप्त नहीं है। आवेदन प्राप्त होने पर एफआईआर दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। विश्व हिंदू परिषद के पूर्व अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया ने एक बार फिर देश में हिंदुओं के हालात को लेकर अपनी चिंता जाहिर की है। मुजफ्फरपुर पहुंचे तोगड़िया ने कहा कि अभी देश में हिंदू असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इसका अंदाजा कई जगहों के हालात को देखकर लगाया जा सकता है। दरभंगा जाने के क्रम में मुजफ्फरपुर पहुंचे प्रवीण तोगड़िया ने कहा कि देश में हिंदू खतरे में है। आज भी सुरक्षा के तमाम दावों के बीच भी कश्मीरी पंडितों की घर वापसी नहीं हो रही है। वहीं मणिपुर में बड़ी संख्या में हिंदू अभी भी शरणार्थी शिविर में रहने को मजबूर है। देश की बेटी नुपुर शर्मा अभी भी अपने घर से बाहर नहीं निकल पा रही है। दरभंगा जाने के क्रम में मुजफ्फरपुर के खबरा शिव मंदिर पहुंचे प्रवीण तोगड़िया ने मंदिर में बनाए गए हनुमान चालीसा केंद्र के लिए मंदिर प्रबंधन को सराहना किया। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल का यह मंदिर गतिविधियों का केंद्र है। यहाँ बैठकर यह पूरे क्षेत्र में जगह जगह पर हर मंगल या शनिवार हर सप्ताह एक हनुमान चालीसा केंद्र चलाना शंभू जी आप सबने उनकी जिम्मेदारी ली है। और हनुमान चालीसा केंद्र के द्वारा वहाँ हिंदुओं की सुरक्षा, समृद्धि, सम्मान, स्वास्थ्य, सेवा और रोजगार के अनेक कार्यक्रम यहाँ धीरे धीरे खड़े करने का प्रयास किया जाए। भारत में हिंदू खतरे में है, इसलिए कश्मीर घाटी का हिंदू अपने घरों में जा नहीं पाया है। मणिपुर में बहुसंख्यक हिंदू शरणार्थी शिविर में है। जगह जगह पर हमले हो रहे हैं। हिंदू की बेटी नुपुर शर्मा घर से बाहर नहीं निकल पा रही है। हिंदू खतरे में है। ध्यान नहीं दिया तो सभी हिंदुओं के घर पर खतरा आ जाएगा। हिंदुओं जागो, एकत्रित होकर मंगल शनिवार हर सप्ताह हनुमान चालीसा करके हनुमान जी की गदा अपने घरों में, क्षेत्र में सुरक्षा के लिए खड़ी करो। बिहार बोर्ड इंटर की परीक्षा में मुजफ्फरपुर के रामदयालु रोड जेनिथ पेट्रोल पंप विद्यांचल लेन स्थित एडवेंट इंग्लिश कोचिंग के छात्रों ने जबरदस्त अंक प्राप्त किया है। शुक्रवार को कोचिंग परिसर में आयोजित समारोह में बेहतर मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट्स को सम्मानित किया गया। अव्वल आए छात्र छात्राओं को प्रशस्ति पत्र एवं मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। एडवेंट इंग्लिश कोचिंग की छात्रा करीना आफरीन को इंग्लिश में 96 मार्क्स आया है। इसके अलावे 40% स्टूडेंट को 85% अंक प्राप्त हुआ है। करीना आफरीन ने कहा कि उसकी अंग्रेजी बहुत कमजोर थी, लेकिन यहाँ आने के बाद काफ़ी मजबूत हो गई। इसी का परिणाम है कि 96 अंक प्राप्त हुए। बेहतर अंक प्राप्त करने पर कोचिंग के सभी बच्चे उत्साहित हैं। संस्थान के डायरेक्टर विशाल शर्मा ने अपने स्टूडेंट्स को एक ही मंत्र दिया,
कहा कि रेगुलर क्लास करें, रिजल्ट की गारंटी एडवेंट इंग्लिश कोचिंग की है। उन्होंने बताया कि रामदयालु के साथ दूसरे ब्रांच मिठनपुरा चर्च रोड लेन नंबर 1 साइंस कैंपस में भी नए बैच की शुरुआत हो गई है। इसी महीने में एक और बैच शुरू होने जा रही है। So I have scored 93 marks in English. कैसे तैयारी की है, कहाँ तैयारी की है? Sir, तैयारी I have prepared my English subject in Advent English. Sir treated us like little brother and helped very us. And I have scored other subject approx all 90%. And thanks to sir who helped me in every moment to score very good marks. मैंने बिहार बोर्ड क्लास 12 का एग्ज़ाम दिया है और उसमें मेरे इंग्लिश में 80 मार्क्स है और मैंने इंग्लिश की तैयारी एडवेंट इंग्लिश से की है। थैंक टू विशाल सर जिन्होंने हमें बहुत ही अच्छे से पढ़ाया, बहुत ही फ्रेंडली थे, हर चैप्टर को बहुत ही इंटरेस्टिंग से पढ़ाया, जिसका नतीजा है कि मैंने इतना स्कोर किया है। नाम सूर्यांश कुमार है और मेरा इंग्लिश में 82 आया है। मेरे टीचर थे विशाल सर जो बहुत ही फ्रेंडली होकर पढ़ाए हैं। लगभग मतलब कि सिलेबस हम लोग का 3 बार कंप्लीट कर दिए। प्रत्येक बच्चे पे मतलब कि इतना फोकस करके पढ़ाते थे ताकि उनका रिजल्ट ख़राब ना हो। बहुत अच्छे से पढ़ाए वो, मतलब कि उनको हम बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहते हैं। मतलब कि जो मेरा इतना नंबर आया है उनका पूरा श्रेय मेरे टीचर विशाल सर को ही जाता है। बच्चे इंग्लिश को हार्ड मानते हैं, उसको किस तरह देखते हैं? हार्ड मतलब कि ये तो अंदर का डर रहता है, लेकिन सर वो डर निकाल देते हैं ना, इतना फ्रेंडली पढ़ाते हैं कि डर कहाँ गायब हो जाता है पता ही नहीं चलता। और मेरा सब्जेक्ट साइंस था और इंग्लिश के लिए हम एडवेंट इंग्लिश में पढ़ने आए जहाँ विशाल शर्मा सर पढ़ाते हैं। सर काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं और हम लोगों के अंदर जो डर होता है वो पूरा अच्छी तरह से ख़त्म कर देते हैं सर। इंग्लिश मेरा उतना अच्छा नहीं था, लेकिन यहाँ आने के बाद सर काफ़ी कॉन्फिडेंस जगह है हम लोगों के अंदर और जिसके कारण मुजफ्फरपुर में हाईएस्ट 96 नंबर है इंग्लिश में, जिसमें मेरा भी आया है। तो इसका क्रेडिट हम एडवेंट इंग्लिश और विशाल शर्मा सर को देना चाहते हैं। और क्योंकि सर बोलते हैं कि सारा क्रेडिट बच्चों को मिलना चाहिए, लेकिन मैं कहती हूँ कि क्रेडिट सर को मिलना चाहिए। सर इतने अच्छे से पढ़ाए, इतने फ्रेंडली होके, तो सर को थैंक यू बोलना चाहूँगी। आज इंग्लिश में टॉप करके आपको कैसा लग रहा है? आगे कैसी इंग्लिश रहेगी, कैसी तैयारी? बहुत अच्छा लग रहा है, आई होप आगे भी अच्छा ही होगा। और बच्चों के लिए क्या कहेंगे जो तैयारियाँ एजुकेशन करने जा रही हैं? और इंग्लिश सीखने वाले बच्चों के लिए क्या कहेंगे? उनके लिए कहेंगे कि सर जितना अच्छा से पढ़ाते हैं रिपीट कर करके, मतलब 1 साल के अंदर 3 बार तो सिलेबस ख़त्म करवा ही देते हैं, तो उनको भी डरना नहीं है। रिज़ल्ट तो हर बार बहुत बेहतर जाता है, बट इस बार जो मेरे स्टूडेंट्स थे वो काफ़ी बेहतर रिज़ल्ट लेकर के आए। हाँ, हाईएस्ट जो गया वो 96 ही गया इस बार का। बट अच्छी बात यह है कि इस बार बहुत अच्छा मार्क्स इंग्लिश में नहीं आया है ओवरऑल। उसमें मेरे बच्चों ने लगभग 40 स्टूडेंट्स ने 85 प्लस लाया और मुझे लगता है कि लगभग 60 से 65 बच्चे ऐसे हैं जो डिस्टिंक्शन मार्क्स लेकर के आए। तो ओवरऑल ये कह सकते हैं कि रिज़ल्ट बहुत बेहतर रहा है इंग्लिश का इस बार। बच्चों में काफ़ी उत्साह लग रहा है कि सर समझाते हैं। हाँ, एक्चुअली ऐसा है कि उत्साह आपको बच्चों में इसलिए नज़र आएगा क्योंकि बच्चों से मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ कि आप 2 काम सिर्फ करिए हमारे साथ। एक, रेगुलर क्लास आइए, कभी एब्सेंट मत करिए, और दूसरा, मैं बहुत ज़्यादा होमवर्क बच्चों को नहीं देता हूँ। मैं चीज़ों को रिपीट करने में विश्वास रखता हूँ, मैं चीज़ों को रिपीट करता हूँ, चैप्टर्स को रिपीट करता हूँ। और मैं बच्चों से कहता हूँ कि अगर आप रेगुलर आएंगे तो इतने सारे सेशंस और मैं टेस्ट यहाँ पर अरेंज करता हूँ बच्चों के लिए कि उन्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, सिंसियरिटी इंपॉर्टेंट है, रेगुलरिटी इंपॉर्टेंट है, उसके बगैर तो खैर पॉसिबल नहीं है। तो बच्चों में उत्साह इस वजह से ज़्यादा है कि मैं हमेशा पूरे साल बच्चों को ये कहते आया हूँ कि तुम रेगुलर रहो, रिजल्ट की गारंटी मैं लेता हूँ, तुम रेगुलर रहो, रिजल्ट की गारंटी मैं लेता हूँ। तो जितने भी बच्चे यहाँ प्रेजेंट हैं या जितने ही बच्चे यहाँ पर टॉपर की लिस्ट में शामिल हुए हैं वो ये बात ज़रूर आपसे बोलेंगे कि हाँ सर, आपने जो कहा कि हम रेगुलर रहेंगे तो रिजल्ट अच्छा आएगा। तो सर ये देख सकते हैं कि जितने भी बच्चे यहाँ पर टॉपर की लिस्ट में हैं वो निश्चित रूप से रेगुलर स्टूडेंट रहे हैं। बिहार बोर्ड के जो बच्चे होते हैं इंग्लिश सब्जेक्ट को लेकर डरते जाते हैं। हाँ, ये सही बात है कि बिहार बोर्ड 12th में बच्चे बहुत ज़्यादा डरे होते हैं। रीज़न ये होता है कि 10th तक उन्होंने इंग्लिश के एग्ज़ाम दिए नहीं होते हैं। एग्ज़ाम तो होता है बट उसमें पास करना कंपलसरी नहीं होता, तो बच्चों में डर तो होता है इंग्लिश को लेकर के। लेकिन ये डर ख़त्म करने के लिए मेरा 11th काफ़ी होता है। 11th क्लास मोर देन एनफ है, सफिशिएंट है कि मैं बच्चे के मन से ये पूरा डर ख़त्म कर देता हूँ कि इंग्लिश ये एक डरने का सब्जेक्ट है। बच्चों में ये डर ख़त्म करना मेरी जिम्मेदारी है, मैं बहुत अच्छे से कर पाता हूँ ये। हाँ, न्यू बैचेज अब ये स्टार्ट हुए हैं 12th के, 11th का बैच और स्टार्ट होने वाला है।
और 2 बैचेज चल रहे हैं। नए बैचेज़ में सुबह में 9 बजे एक बैच स्टार्ट किए हैं, शाम में एक 4 बजे बैच स्टार्ट किए हैं। तो वो सब सारे बच्चे जो है ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों ब्रांच पर ये स्टार्ट किया गया है, यहाँ पर भी स्टार्ट कर दिया गया है विद्यांचल ब्रांच पे, और दूसरा साइंस कैंपस मिठनपुरा पानी टंकी चौक पे जो है वहाँ पर भी एक बैच स्टार्ट किया गया है दिन में 1 से 2। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं क्या कुछ उन लोगों के लिए सिर्फ एक मैसेज है जो मैं रोज़ क्लास में बोलता हूँ एक बार ज़रूर, कि आप एब्सेंट अगर नहीं करिएगा तो मैं रिजल्ट की गारंटी देता हूँ। सिर्फ एब्सेंट नहीं करेंगे आप, बाकी 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट ही मैं बोलता हूँ कि आपको मेहनत करना है, और वो मुझे भरोसा है अपने आप पर कि मैं बच्चों से करा लूँगा कि बच्चे करेंगे मेहनत। शुक्रवार को पाक रमजान के अलविदा जुमे की नमाज अदा की गई। मुजफ्फरपुर के 150 से ज्यादा मस्जिदों में नमाज पढ़ी गई। नमाजियों ने मुल्क की सलामती और अमन चैन कायम रहने की दुआ मांगी। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था का पूरा इंतजाम रहा। मस्जिदों के आसपास पुलिस की विशेष निगरानी रही। सुबह 12 बजे के बाद मस्जिदों में अजान शुरू हुई और उसके बाद नमाज अदा की गई। मस्जिद के अंदर भीड़ बढ़ने के कारण सड़क पर भी नमाज अदा की गई। कंपनी बाग जामा मस्जिद में पेशे इमाम मौलाना मोहम्मद आली हसन ने बताया कि अलविदा जुमा को छोटी ईद की तरह मान्यता है। इस दिन खास दुआ और मस्जिदों में खुतबा भी किया जाता है। नमाज के बाद लोगों ने अमन और शांति कायम रहने की दुआ की। रमज़ान शरीफ साल में एक बार आता है, जिसका ये आखिरी जुमा है, जिसको हम लोग अलविदा कहते हैं। ये आखिरी अशरा है, बहुत ज़्यादा सवाब है इसमें। तो साल भर हम लोग जैसा आदमी अगर जिंदा रहेगा तो फिर आगे साल कर सकता है, नहीं तो ये हमारे लिए आखिरी होगा। अलविदा मतलब विदा हो रहा, रमज़ान हमारा विदा हो रहा। अब ईद कब होगी तब? जी ईद कब होगी? ईद 10-11 तारीख को ईद हो जाएगी इंशाल्लाह। ऐज़ पर मून हमारे यहाँ चांद पर होता है, तो जिस दिन चांद निकलेगा उसके दूसरे दिन ईद हो जाएगी। मांगा क्या इस बार खुदा से? खुदा से मांगा है कि पूरी दुनिया में शांति रहे, कहीं कुछ हो लेकिन भारत हमारा शांत रहे, हम मुजफ्फरपुर वासी एकजुट रहें, और जो हमेशा से होता हुआ शांति व्यवस्था है, शांति कायम है, उसमें प्रशासन का भी सहयोग रहता है। ये जुमा की नमाज इस महीने की जो आखिरी नमाज जुमा की है, उसको अलविदा बमाना रुखसत, यानी रमज़ान रुखसत हो रहा है, उसका ये आखिरी जुमा है। उसमें नमाज जैसे और जुमा को भी होती है वैसे ही नमाज तो वैसे ही पढ़ी गई, लेकिन चूँकि अलविदा इसलिए कहते हैं कि अलविदा के माने आते हैं रुखसत करने के। चूँकि ये रमज़ान रुखसत हो रहा है और रमज़ान का आखिरी जुमा है, इसको इस वजह से इसको अलविदाई जुमा कहा जाता है। इसके अंदर ये जो बात कही गई कि ये महीना इंसानों के साथ, गरीबों के साथ, यतीमों के साथ, बेवाओं के साथ, बेकस के साथ, नादार लोगों के साथ, परेशानी हाल लोगों के साथ, ख़ास तौर से उनके साथ हमदर्दी करने का, गमखारी करने का, उनके दर्द गम में जो है शरीक होने का। जैसे हम ईद की खुशी मनाते हैं, ऐसे ही अल्लाह के जितने बंदे हैं वो भी, चाहे गरीब हो, मिस्कीन हो, यतीम हो, बेवा हो, बीमार हो, वो भी खुशी मनाए और अपने ज़कात, खैरात और अतिया और ये जो रकम है जितनी, उससे गरीब की, यतीम की, बेवा की, मज़दूर की, बीमारों की, सबों की जो है मदद जो है की जाए और सबों के लिए दुआ की गई। इस मुल्क के जो है भलाई के लिए, तरक्की के लिए, आपस में मेल मोहब्बत के साथ रहने सहने के लिए, इस मुल्क जो है कि बसने वाले हर एक जो है मिलजुल करके आपस में मोहब्बत के साथ रहे और मुल्क की तरक्की हर एक शख्स चाहे और मुल्क की भलाई हर शख्स चाहे, इसके लिए मदद करे और जो है हर तरह के जो है इस मुल्क के नुकसान से, घाटे से हिफाजत हो, इसकी दुआ की गई। और दीनी मदारिस की, मसाजिद के मदारिस के, मकाबर की, इन सबों की हिफाजत की दुआ की गई और पूरी दुनिया में अमन, सुकून, चैन, शांति बना रहे, इसकी दुआ की गई। और इसमें चंद और ऐलान किए गए। एक तो है कि सदक़तुल फ़ितर की रकम मदरसा इस्लामिया जामिया उलूम के जानिब से 62 रुपये तय की गई है और फ़ितरे की रकम के अलावा जो फ़िदिये की रकम है, जो मजबूर, बीमार नहीं रख पाते हैं रोज़ा, उनकी तरफ से जो है 2 वक्त के खाने की जो है खाना खिलाएं या जो है उसकी रकम अदा करें। इसी तरीके से ईद उल फ़ितर की नमाज का ऐलान किया गया। ईद की नमाज बड़ी ईदगाह गौशाला रोड में, यानी
8 बजे शुरू हो जाएगी और सातपुरा मिल्की टोला में भी 8 बजे शुरू हो जाएगी। और हाँ, बैंक रोड की यह मस्जिद के अंदर 8:15 में शुरू होगी। और जिस मस्जिद में हम लोग अभी हैं मस्जिद जामे मस्जिद कंपनी बाग मुजफ्फरपुर बिहार, इसमें भी 8 बजे जो है सफ़ दुरुस्त कर ली जाएगी। मुजफ्फरपुर के एनडीए प्रत्याशी राजभूषण निषाद ने शुक्रवार को रामदयालु स्मृति भवन में मुजफ्फरपुर विधानसभा क्षेत्र के सभी मंडल अध्यक्ष, मंडल प्रभारी, शक्ति केंद्र प्रमुख, बूथ अध्यक्ष एवं पन्ना प्रमुख कार्यकर्ताओं से संवाद किया। मौके पर मौजूद भाजपा के जिलाध्यक्ष रंजन कुमार ने पार्टी कार्यकर्ताओं को कहा कि सभी वर्ग के मतदाताओं तक पहुंचना है, सबका विश्वास हासिल करना है। प्रत्याशी राजभूषण निषाद ने कहा कि देश के सामने जब कोई चुनौती होती है तो जनता का भरोसा भाजपा पर होता है। वहीं अजय निषाद के कांग्रेस ज्वाइन करने पर उन्होंने सिर्फ कहा कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। सबसे पहले तो मीडिया के आप तमाम साथियों का और आपके दर्शकों को डॉक्टर राजभूषण चौधरी का हार्दिक नमस्कार। आज हमारा ये परिचयात्मक बैठक है अपने मुजफ्फरपुर शहरी विधानसभा के नेताओं के साथ, अपने कार्यकर्ता बंधुओं के साथ। इस कड़ी में हमारे जो बूथ लेवल के कार्यकर्ता हैं, शक्ति केंद्र के कार्यकर्ता हैं, मंडल अध्यक्ष हैं, मंडल प्रभारी हैं, विभिन्न दायित्व में रहने वाले सारे लोग आप देख रहे हैं किस जोश के साथ उपस्थित हुए हैं। सारे लोग अपने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के हाथ को मजबूत करने के लिए कितना उत्साह में है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। देश आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी के साथ है। आज गठबंधन कोई बना ले, लेकिन जनता के साथ गठबंधन भारतीय जनता पार्टी का। चुनाव में उनके आने का कोई असर पड़ पाएगा? बहुत असर पड़ेगा। ये असर पड़ेगा कि लोग, और जो लोग नाराज भी थे वो लोग भी इधर बढ़ कर के हिस्सा देंगे, क्योंकि उनको 10 साल लोगों ने झेला है। तो कहना है कि उनको धोखा मिला, छोटे पार्टियों के आगे। ये धोखा नहीं मिला है। एक्चुअली भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री का ये सिद्धांत है, जो निकम्मे हैं, जो काम नहीं करने वाले लोग हैं, उनको निकाल देते हैं और उनको टिकट काटा गया। तो काम नहीं कर रहे थे तो क्या करता, पूजा किया जाता। शाही लीची के लिए फेमस बिहार का मुजफ्फरपुर के बोझा पीड़कपुर गांव की प्रगतिशील किसान पिंकी देवी ने लीची के गढ़ में ऑर्गेनिक खेती कर अलग पहचान बनाई है। मुजफ्फरपुर के डीएम सुब्रत कुमार सेन ने पिंकी को सम्मानित भी किया। दरअसल पिंकी देवी मिलावटी खाद पदार्थ से जब बीमार हो गई तो वे 2 एकड़ में ऑर्गेनिक खेती शुरू कर दी। पिंकी ने बताया कि वह 2 एकड़ में ऑर्गेनिक शिमला मिर्च की खेती कर रही है। जनवरी महीने में पौधे के बीज को लगाया जाता है और अप्रैल में शिमला मिर्च का फल आना शुरू हो जाता है। ये जैविक खाद से उपजी शिमला मिर्च रासायनिक तरीके से उपजाई गई है। शिमला मिर्च से 10 गुना फायदेमंद होता है। 2 एकड़ में 2 टन यानी कि 20 क्विंटल शिमला मिर्च का उपज होता है और इसकी कीमत बाजारों में 60 से 80 रुपए प्रति किलो है। इसको एक सप्ताह पर तोड़ते हैं और बेचते हैं 60 रुपए किलो। मार्केट में 60 रुपए बिकता है। तो 1 एकड़ में कितना उपज हो जाता है? 1 टन। 1 एकड़ में 1 टन होता है। 1 एकड़ में जी। और बाजार में 80-60 रुपए प्रति किलो बिक जाता है। हाँ। आगे तो इसका देखभाल कैसे करते हैं? क्या कुछ इसमें देना पड़ता है? इसमें नीम के खली देना पड़ता है और तेल रासायनिक नहीं दिया जाता है। हाँ। और देखभाल किया जाता है। कितने दिन के बाद इसका पौधा निकल जाता है फल? 80 दिन। 80 दिन जी। 80 दिन में पौधा फल तैयार हो जाता है। अच्छा। आगे फिर क्या कुछ रहेगा? मूड क्या है? किस तरह की खेती करेंगे? फिर इसी में माने कि अथी होगा तो और गोभी भी का खेती करेंगे, जिसमें इसमें भी था शिमला अथी
ब्रोकली था, रेड गोभी था, पीला गोभी था, इसी में था बीच बीच में। अब वो सब खत्म हुआ था, अब शिमला है अभी। तो इस शिमला को खाने में कैसा होता है, किस तरह? उससे ज़्यादा स्वादिष्ट होता है और उससे ज़्यादा फायदा भी करता है। क्या क्या फायदा होता है? इसमें है जो कोई बीमारी नहीं होता है और कोई भी रासायनिक भी नहीं पड़ता है। ऑर्गेनिक है ये? हाँ, ये ऑर्गेनिक है। और जो शिमला मिर्च जो खाते हैं लोग, उससे क्या क्या हो? उसमें बीमारी होता है, कैंसर होता है, माने बहुत रंग की बीमारियाँ होता है, गैस तैस भी बनता है। और ये खाने से काफी नुकसान नहीं होता? नहीं, बहुत अच्छा होता है। कितने के एकड़ में बताए थे? 2 एकड़ में। 2 एकड़ में? 1 एकड़ में कितना टूट जाता है? एकड़ में 1 टूट जाता है। कितने दिन बाद तोड़ते हैं? 1 सप्ताह बाद। तो इसके लिए आपको क्या कुछ मिला था हाथ में जो लिए हुए हैं? कहाँ क्या कुछ हुआ था? ये प्रमाण पत्र है, डीएम मुजफ्फरपुर डीएम सर दिए थे। डीएम सर दिए थे। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक मुझे और मेरे पूरे न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।